नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर देंगे मुफ्त ओपीडी सेवा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं, समाज ने नहीं बल्कि वर्तमान राज्य सरकार ने महिलाओं का सुरक्षा को लेकर तोड़ा भरोसा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज की करेंगी समीक्षा। बैठक में साइबर सुरक्षा के साथ ही वित्तीय समावेशन जैसी योजनाओं पर चर्चा भी संभव। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पावन पर्व। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने का लें संकल्प। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच बढ़ा तनाव। दोनों देशों के जहाजों के बीच आज तड़के हुई टक्कर। दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। आज भारत में पहली बार दिखेगा 2024 का पहला ब्लू सुपरमून। सामान्य चंद्रमा की तुलना में सुपरमून लगभग 30% से अधिक चमकीला और 14% बड़ा देता है दिखाई। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, कोलकाता में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या के खिलाफ डॉक्टर्स की देशव्यापी हड़ताल का आज 8वां दिन है। वहीं एम्स और दूसरे अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर सांकेतिक तौर पर मरीजों का इलाज भी करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी। प्रेस रिलीज के मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टर निर्माण भवन के बाहर मरीजों को मेडिसिन, सर्जरी, प्रसूति और स्त्री रोग, बाल चिकित्सा, आंखों की दिक्कत, हड्डी रोग सहित लगभग 36 स्पेशलिटी की ओपीडी सेवाएं देंगे। सभी अस्पतालों में पहले की तरह इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि उन्हें केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाता। इससे पहले रविवार को फाइमा के एक डेलीगेशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय में अधिकारियों से मुलाकात की थी और एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के सामने अपनी मांगें रखी थीं। 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। कोलकाता सहित देश के तमाम शहरों में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि वे आज दिल्ली में निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर सुबह 11 बजे से मुफ्त ओपीडी सेवाएं देंगे। डॉक्टर्स ने केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है। वहीं इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एम्स अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। और फिलहाल हमारे संवाददाता अमरिंद्र गुप्ता निर्माण भवन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरिंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, कल भी हमने देखा था मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया था और आज जिस तरीके से पहले रिलीज जारी की गई थी, कहा गया था कि निर्माण भवन के बाहर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो एकजुट होंगे और वहीं से ही जो ओपीडी सेवाएं हैं वो दी जाएंगी। क्या ताज़ा स्थिति बनी हुई है? मुकुल, देखिए जिस तरह से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप और बलात्कार होता है, उसके बाद डॉक्टरों में खासा गुस्सा था और गुस्सा अब सड़कों पर आ चुका है। और आपने देखा कि जिस तरह से कल की अगर बात करें तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे इन डॉक्टरों ने न सिर्फ मानव श्रृंखला बनाकर अपना प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया, बल्कि एक मैसेज देने का प्रयास किया जनता को कि हम ये लड़ाई हमारी अकेली नहीं है, क्योंकि हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको भी इसमें साथ आना चाहिए। और आज जो एक नया इनका जो बयान आया था देर रात को, उसके मुताबिक आज निर्माण भवन पे अभी डॉक्टरों का जमावड़ा लगना प्रारंभ हो गया है और अभी एक बड़ी संख्या में डॉक्टर आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था 9 बजे जो पूरा जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है उनके डॉक्टरों का जो पैनल है वो 9 बजे सुबह जो है पहले अपने ओपीडी पे खड़ा होगा और वहां से चल के 11 बजे डॉक्टर्स यहां पे आएंगे। और डॉक्टर्स आ चुके हैं और अब वो उनकी जो ये धरना सांकेतिक धरने के तौर पर माना जा सकता है। इसके दौरान इन्होंने जिस तरह से पहले इमरजेंसी सर्विसेज हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में चल रही थी, तो अब यहां
यहाँ पर ये लोग जो है मरीजों का इलाज करेंगे, और चाहे ओपीडी कहें कि ओपन ओपीडी, सड़कों वाली ओपीडी जो है उसमें ये लोग इलाज करेंगे। और इनका कहना है कि डॉक्टरों ने बाकायदा पेशेंट्स को भी यहाँ पे बुलाया हुआ है। तो कुल मिला के एक बड़ा धरना है और इस वक्त डॉक्टर्स हमारे साथ आ चुके हैं। मैं सीधे डॉक्टर से बात करते हैं और जानते हैं कि आज का जो धरना है वो किस तरह का। मैम, जो आज जो आपने अपील की थी कि पेशेंट के साथ आप यहाँ पर आएंगे और अपना सांकेतिक धरना यहाँ पर दे रहे हैं, क्या मैसेज देने का प्रयास है? हम उस बच्चे के लिए तो लड़ाई कर ही रहे हैं, आरजेकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनिंग के लिए लड़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पेशेंट को जो ओपीडी जो हमने बंद करना है, जो इमरजेंसी चल रही है और इलेक्टिव ओटीज बंद करने का जो प्लान है और ओपीडी बंद रखने का प्लान है, उन पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि ओपीडी हम यहीं पे लगाएं और स्ट्राइक अपनी कंटिन्यू दिखाते हुए निर्माण भवन के सामने हम पेशेंट्स का ओपीडी देखें। तो मुकुल, देखा आपने सुना कि इनका कहना है कि मरीजों को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि सभी को पता है देशव्यापी हड़ताल है, दिल्ली सहित पूरे देश में लगातार डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, तो मरीजों को खासी दिक्कत रही है। हालांकि सभी एक अच्छी चीज़ है, मानवता के नाते इन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज प्रारंभ की है और सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सर्विसेज है। लेकिन कुल मिला के जो है आज इनका एक नए स्वरूप में सांकेतिक धरना है जिसमें ये ओपीडी मरीज को देख रहे हैं। इनकी 3 अहम मांग थी और मैं एक बार बात करता हूं, डॉक्टर हमारे साथ है। मैम, जिस तरह से आपकी 3 अहम मांगे थी, जिसमें पहला आपकी मांग थी कि पीड़िता को न्याय मिले, फास्ट ट्रैक पर मामला जाए और जो मुआवजा है उसके परिवार को मिले। दूसरा, सेफ्टी इन्वायरमेंट की आपने बात की थी, जो महिला जो डॉक्टर्स उनको लेके, ये क्या है, इसको कैसे हम समझें कि किस तरह का सेफ्टी की बात कर रहे हैं? सेफ्टी इन द सेंस हमें चाहिए कि एक हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड्स हो, जो पेशेंट अंदर वार्ड में आते हैं उनकी तादाद कम हो, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, हमारी ड्यूटी रूम सिक्योर हो और वही लाइटिंग्स वगैरह सब कुछ होनी चाहिए अच्छे से, सो दैट हम अगर इस अस्पताल के इस पार्ट से अगर उस पार्ट में जा रहे हैं इमरजेंसी के लिए तो हमें सिक्योर फील हो, क्योंकि रात के कितने भी बजे जाना पड़ सकता है। तो यही मांगे हैं हमारी कि हमें सिक्योरिटी मिले और जो भी वहाँ पे आते हैं पेशेंट उनको कंट्रोल में किया जा सके, सो दैट हम अपना काम शांतिपूर्वक कर सके, फुल माइंडफुलनेस के साथ कर सके। यही हमारी मांगे हैं। मुकुल, जैसा आपने सुना कि इनकी वही मांग है कि इनको सिक्योरिटी एनवायरनमेंट मिले। जी, क्योंकि जो मांग है उनको लेकर लगातार जिस तरह का ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसा आपने कहा कि जो मरीज़ हैं उनको भी यहाँ पर इन्होंने बुलाया है, यहीं पे जो ओपीडी है उसकी सुविधाएं जो हैं ये देंगे, सेवाएं देंगे। लेकिन ऐसे में क्या जो मरीज़ हैं उनको क्योंकि कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, हालांकि इमरजेंसी सेवाएँ लगातार चल रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी तरीके से इस मामले में सजगता दिखाई थी, सक्रियता दिखाई थी, गंभीरता दिखाई है और लगातार हमने देखा है कि जैसे जैसे ये मामला आगे की तरफ बढ़ रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार जो एक सकारात्मक कदम है पूरे मामले को लेकर लगातार उठा रहा है। उस बारे में क्या मानना है इन डॉक्टर्स का? बिल्कुल मुकुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जिस दिन से 8वां दिन है इस मामले के बाद डॉक्टरों के प्रोटेस्ट का, पहले दिन से ही स्वास्थ्य मंत्रालय खासा संजीदा नजर आया डॉक्टरों के साथ जो उनकी वार्तालाप हुई। अगर आपको याद होगा कि इससे पहले जब इनका यहाँ पे प्रोटेस्ट था निर्माण भवन पे, तो डॉक्टरों के पूरा जो आरडीएस का पैनल था उसमें 8 डॉक्टर जो प्रतिनिधि थे उनकी स्वास्थ्य मंत्रालय से बात हुई और 2 राउंड की बात हुई जिसमें कई इनकी शर्तें थी। उनकी उस शर्तों में जैसा मैंने आपको बताया कि एक पहली शर्त थी कि पहले इस मामले में न्याय मिले पीड़िता को और दोषियों को कड़ी सजा मिले और एक बड़ा मैसेज जाए कि इस तरह की घटना का कोई दुस्शासन भी ना कर सके, कोई सोच भी नहीं सके उस तरह की सजा का प्रावधान और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए। उसको लेकर सीबीआई लगातार काम कर रही है। सबसे अच्छी बात आपने देखी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्टिव तरीके से सो मोटो लिया इस मामले में और बाकायदा इस मामले को सुनवाई के लिए डेट दे दी है। तो एक बड़ी चीज है और सीबीआई दूसरी तरफ अपना काम कर रही है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि उनको पश्चिम बंगाल पुलिस पर कतई विश्वास नहीं था, क्योंकि जब यह घटना हुई, जब महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या होती है, तो जो पश्चिम बंगाल सरकार का जो रवैया था वो खासा संदेह वाला रवैया था, क्योंकि पहले उन्होंने इस मामले को सुसाइड का प्रयास करने का कहा, उसके बाद इस मामले में एफआईआर नहीं की। बाद में चूंकि मामला जब कोलकाता हाईकोर्ट में जाता है और कोलकाता हाईकोर्ट इस मामले को जब सीबीआई को दे देती है तो डॉक्टरों में सेटिस्फेक्शन था। लेकिन उसके बाद की जो दूसरी घटना, अगर आपको याद होगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में किस तरह से आधी रात को बड़ी संख्या में कुछ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, यहां तक कि वो जो एविडेंस थे जिसको सीबीआई तलाश रही थी उसको तोड़ा और डॉक्टरों के साथ भी उन्होंने मारपीट और उस तरह की घटनाएं की, जिसको भी हाईकोर्ट ने वहां पे लिया। तो इस तरह से इनका पश्चिम बंगाल पुलिस पर विश्वास नहीं था। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात इसमें रही
कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसमें बहुत ही गंभीर तरीके से बातचीत को, और अगर आपको याद हो कि अभी 3 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय का एक बड़ा जो निर्देश था, जो इनकी मांग थी, उसमें इन्होंने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर किसी अस्पताल या किसी मेडिकल कॉलेज में कोई भी ऐसी घटना होती है महिला के खिलाफ, तो उसमें 6 घंटे के भीतर एफआईआर करने की जिम्मेदारी उस अस्पताल के हेड या मेडिकल कॉलेज के हेड की होगी। ये बड़ा निर्देश था स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला। और उसके बाद जो इनकी मांग थी, कल मैं आपको बता दूं, कल एक डेलीगेशन फिर मिला स्वास्थ्य मंत्रालय से, और स्वास्थ्य मंत्रालय को इन्होंने फिर से अपनी मांग दी। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय आज भी एक जो है कुछ निर्देश जारी करने वाला है। शाम को 4 बजे के बाद कुछ निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय इस डॉक्टर स्ट्राइक और इस मामले को लेकर कुछ जारी करने वाला है। लेकिन जो और भी डॉक्टर्स आपके साथ वहां मौजूद हैं, मैं चाहूंगा वो भी अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि अब मामला जो है सीबीआई उसकी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा स्वतः संज्ञान लेकर। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सुनवाई नहीं हो रही, अब जो सुनवाई है वो की जा रही है और एक हम मान सकते हैं कि सार्थक दिशा में है। जी मुकुल, बिल्कुल। मैं आपको पहले तो यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले आपको तस्वीरें दिखाएं। ये यहाँ की तस्वीरें हैं। देखिए, इस वक्त जो है डॉक्टरों का एक जमावड़ा लग चुका है और डॉक्टर निर्माण भवन के ठीक सामने इस समय आ चुके हैं। और आप देखिए, बड़ी संख्या में इस समय डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो इनकी कॉलोन थी उसके मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। और इनका कहना है कि यहाँ पर ये ओपीडी में, ओपीडी की तरह, ओपन ओपीडी की तरह यहाँ पे मरीजों का इलाज कराएंगे। तो ये बड़ी संख्या में डॉक्टर असेंबल हो रहे हैं और साथ में डॉक्टर जो है कई जगह से, यानी कि 7 आरडीएस है। मैं आगे की तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए आगे ये लोग, तो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, इन्होंने भी अपना प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे खड़े हुए, और इन्हीं डॉक्टरों से हम सीधे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है और किस तरह से इन्होंने यहाँ पे इकट्ठे हुए। देखिए, ये रेजिडेंट डॉक्टर का एसोसिएशन है, जो ऐसे कई ग्रुप्स हैं इस समय यहाँ जो एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि अभी कॉलोन का टाइम 11 बजे का था, ये डॉक्टर एकत्रित हो रहे हैं। हम सीधे बात करते हैं कि किस तरह का मैसेज है। और मैम, जिस तरह का आज एक मैसेज था कि आप लोग यहाँ पर अपना सांकेतिक धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ में आप मरीजों को भी देख रहे हैं, तो किस तरह का एक मैसेज देने का प्रयास है आपको? देखिए, मैसेज बस इतना ही है, हम डॉक्टर्स इमरजेंसी सर्विसेज तो ऑन किए हुए हैं। मैसेज बस इतना ही है कि एक स्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव एक्शन लिया जाए ये अगेंस्ट ये जो हीनियस क्राइम और ये जो बलात्कार आरोपियों हैं, कि एक विदिन 24 आवर्स विदिन एक्शन लिया जाए। और इस तरह का घनिष्ठ अपराध जो कि एक धीरे धीरे एक मतलब एक संस्कृति बनती जा रही है इस देश की, उस पर एक बहुत ही कड़ा कानून बनाया जाए। यही आप सोचिए कि यही इंसिडेंट यदि हुआ रहता अमेरिका और चाइना, जापान जैसे देशों में, ये इंसिडेंट की मतलब का जो फ्रीक्वेंसी है वो इंडिया में क्यों ज़्यादा है? बिकॉज एक स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है जो प्रोटेक्ट करते हैं। आप ऐसी लॉज बनाइए। और यदि मैं डॉक्टरों की बात करूं तो डॉक्टर भी भाई बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में काम कर रहे हैं अपना, तो उनके लिए भी एक कुछ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2022 में असेंबली में पास हो गया था, लेकिन अभी तक वो इन एक्शन नहीं आया, उसे एक्शन में लाया जाए। मुकुल, जो सबसे बड़ी बात इनकी है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसको लेके बार बार ये अपनी मांग दोहरा रहे हैं, और इसको लेके जो स्वास्थ्य मंत्रालय खासा संजीदा है। जो जिस मांग की बात कर रहे हैं उसके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को बनाने के लिए इनकी जब स्वास्थ्य मंत्रालय से मुलाकात हुई, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इनकी सभी बातों को गंभीरता से सुना। और जो और मुद्दे थे, जिसमें सिक्योरिटी वाला एक मुद्दा था, सेफ्टी माहौल का मुद्दा था, उसको स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत निर्देश जारी कर दिया और इन डॉक्टरों को सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कही। साथ में एक चीज और कही है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि आपको किसी तरह की कोई फंड की अगर जरूरत है तो वो फंड भी हम रिलीज कर देंगे। आप लोग अपने स्तर से जो भी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में करना चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं। तो इस तरह का है। और जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है जिसकी बात, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन मैं एक और डॉक्टर से बात करता हूं मैम। हाँ जी मुकुल जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे सीपीए की तो हम यहाँ बात कर ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रदेश में ये घटना हुई है, विडंबना ये है कि उस प्रदेश की मुख्यमंत्री भी महिला हैं। बतौर महिला मुख्यमंत्री होने के नाते किस तरह से जो यहाँ महिला डॉक्टर्स हैं वो देखती हैं पश्चिम बंगाल की इस घटना? बिल्कुल सही बात की और मैं बड़ी बात की, क्योंकि इस तरह के डॉक्टर, जिस दिन से मैं इस घटना को कवर कर रहा हूं, जो महिलाएं डॉक्टर हैं पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री जो कि महिला हैं, उसको लेके भी खासा आक्रोश है। मैम, पहले दिन से जब से ये मामला आया है, पश्चिम बंगाल सरकार का जो रवैया था वो खासा संदेह वाला था। और जब आपसे हमारी बात हो रही थी तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो कि महिला है, वो भी इस पर जिस तरह का रिएक्ट कर रही है, वो भी सवालों घेर में। कैसे कहती हैं आप? सर, हमारी यही मांग है कि इंडिया में हर लड़की को सिक्योरिटी दी जाए।
ये इतनी बेसिक मांग है और इसके लिए हमें आना पड़ रहा है। फर्स्टली, वेयर इज़ द कॉमन पीपल? मुझे प्लीज़ ये जानना है। आई एम वेरी थैंकफुल टू मीडिया कि ये इशू कवर हो रहा है अब, जब हमने 4-5 दिन हमने लग के वो किया है, बट वेयर इज़ द कॉमन people of the society? मैं जो Doctors, this is not about doctors, this is not about West Bengal, it is about India, it is about females. बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है मैम। ये हर स्टेट की थ्योरी है, हर स्टेट की। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात है और बेहद ही संजीदा। जी, see, आज मैं अपनी 48 आवर ड्यूटी करके आ रही हूँ, मेरे पोस्ट ड्यूटी ऑफ था, चाहती मैं सो सकती थी। आज रक्षाबंधन है, मेरा फास्ट है आज। आई एम नॉट सेइंग मैं गिना रही हूँ, बट वेयर, मेरा कोई एक्सक्यूज नहीं है। वेयर इज द लोकल पब्लिक? हम उनके लिए फाइट कर रहे हैं। दैट गर्ल वॉज फाइटिंग फॉर लिटरली फॉर पेशेंट्स, नॉट फॉर अस। बिल्कुल मुकुल, देखिए जिस तरह से ये जो बात कर रहे हैं कि इनको आम जनता का समर्थन चाहिए था, और कल जब आपने देखा हो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर की जो तस्वीर थी, उसमें जो इनकी मानव श्रृंखला थी जिसको लेकर ये आगे बढ़े और जनता के साथ संवाद हुआ, तो कहीं ना कहीं जनता को भी इन्होंने मैसेज देने का प्रयास किया कि इनकी लड़ाई खासी लंबी चलने वाली है और उसमें जो है जनता का इनको साथ चाहिए। लेकिन जो मुद्दा जो आपने सवाल खड़े किए वो कहीं ना कहीं सही में पहले दिन से पश्चिम बंगाल की सरकार, वहाँ की पुलिस और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो सवालों के घेरे में है। एक बड़ा इंसिडेंट आता है जब इन डॉक्टरों ने खुद विरोध किया कि 43 उन डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया जो इस मामले में न्याय की गुहार लगा रहे थे। हालांकि मामला जब मीडिया में गया और जब मामला सुर्खियों में आया तो उस ट्रांसफर ऑर्डर को उन्होंने विड्रॉल कर लिया। तो इस तरह के कई ऐसे उदाहरण हैं जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को लेके सवालों के घेरे में खड़े करते हैं। हम सीधे बात करते हैं, मैं महिलाओं को जिस तरह का सेफ्टी इन्वायरमेंट चाहिए हॉस्पिटल्स में, तो सरकार ने तो कहा है, लेकिन अब किस तरह की और जो आपके मांग है वो किस तरह की? हम लोग को सेफ्टी ही चाहिए, बाकी और तो हॉस्पिटल्स में और इधर जहाँ पे सीधा अंदर पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता है, मॉब पूरा आकर अटैक करता है, वो सब नहीं होना चाहिए। उतना वो कॉमन पीपल को ही समझना पड़ेगा। जब तक वो नहीं समझेंगे कुछ एक्शन नहीं हो पाएगा। हम ट्रीट, वी आर हियर टू ट्रीट, डॉक्टर्स आर हियर टू ट्रीट, प्लीज लेट अस ट्रीट, प्लीज जस्ट प्रोवाइड अस सेफ्टी। यार इतना बेसिक चीज भी नहीं कर सकते। इनका कुल मिला के कहना है कि इनको सेफ्टी माहौल मिले और सेफ्टी माहौल में ही ये काम कर सकते हैं। मैं कुछ और डॉक्टर के पास चलता हूं। देखिए एक बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट में यहाँ इस समय डॉक्टर हैं और आपको ये जो तस्वीरें हैं, देखिए यहाँ पे सारे डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर जो हैं इस समय इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि अपना सांकेतिक तौर पर धरना और प्रदर्शन कर सकें और यहाँ पे चूंकि मरीजों को भी बुलाया हो तो उनका भी ये इलाज कर सके। तो हम सीधे बात करेंगे इन डॉक्टर्स से और इनकी फर्टिलिटी के लोगों से कि किस तरह की और मांग। मैम यहाँ पे आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, और अपनी जो मांगों को लेके अब आगे किस तरह से बढ़ेंगे, क्या मैसेज है आपका? हमारा बस यही है कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए एटलीस्ट ऑर्डिनेंस फॉरवर्ड करे वो, ठीक है, और जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिलना चाहिए। बस अभी के लिए तो यही है हमारी मांग है। देखिए इनकी जो मेन मांग है उसमें मुकुल जब सीपीए की बात करते हैं तो जो इनका डेलीगेशन कल मिला था उन्होंने कहा कि एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाए और ऑर्डिनेंस के बाद जो सुरक्षा है, जो सीपीए कानून के तहत जो सुरक्षा है और जो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए होना चाहिए, वो ऑर्डिनेंस तब तक चलता रहे जब तक वो कमेटी अपनी रिपोर्ट ना दे दे और पार्लियामेंट के जो विंटर सेशन में वो बिल ना आ जाए, और जब बिल पास हो जाए तो उस ऑर्डिनेंस को विड्रॉल कर लिया जाए। तो कुल मिला के इस तरह की है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय संजीदा है, उन्होंने कहा है कि ऑर्डिनेंस बात की बात है, पहले इस मामले में न्याय मिले और चूंकि मामले के लिए हमने कमेटी बनाई है, जो कमेटी हर एंगल की जांच करेगी, 3 महीने का समय दिया है, तो वो हर एंगल की जांच करेगी और जांच करके उन सारे पहलुओं को बताएगी कि आखिर क्या है। और कुल मिला के कहें तो ये बेहद संजीदा मामला है। सीपीए के साथ साथ जो इनकी और मांगे वो भी बेहद संजीदा है। डॉक्टर साहब, अब आप यहाँ पे ओपन ओपीडी के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे आपने एक अपील की थी मास लेवल पे कि आप यहाँ पे मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं, किस तरह का एक मैसेज है बड़े लेवल पे? नहीं, बड़े लेवल पे मैसेज ये है दैट पिछले 1 हफ्ते से हमको भी पता है हम लोग ओपीडी में अगर नहीं हैं तो मरीज़ों को दिक्कत होती है। जायज़ है कि एक लिमिट तक वो भी बर्दाश्त करेंगे, उनको भी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। और ये चीज़ कुछ जगह पे न्यूज़ में भी आई कि क्योंकि हम लोग ओपीडी में नहीं हैं, सिर्फ इमरजेंसी चला रहे हैं, तो जो नॉन इमरजेंसी जो पेशेंट्स मानते हैं उनकी दिक्कतें नॉन इमरजेंसी हैं वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज की जा रही हैं। तो आवर पॉइंट इज़ कि हम हमारा काम करने के लिए तैयार हैं, हम मरीज़ों को भी देखने के लिए तैयार हैं। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अस्पताल ना जाना, काम ना करना, मरीज़ों को ना देखना। हमें पता है उनकी क्या दिक्कतें हैं। हमारी दिक्कतें व्यक्त करने के लिए भी एक माध्यम होना चाहिए।
इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज प्रोटेस्ट पे हैं और यहाँ पे मरीजों को भी बताया गया है कि अगर दिखाना चाहते हैं तो हम अपना काम करने के लिए तैयार हैं। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि जहाँ जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है वो थोड़ा हमारे लिए सेफ हो। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल है जो बहुत गंभीर सवाल है, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार आपसे संवाद कर रहा है और उसमें वो सारी सीओटी दे रहा है, लेकिन मानवता के नाते जिस तरह से लगातार 8वां दिन है आज प्रोटेस्ट का, बहुत मरीज जो है परेशान हो रहे हैं, जिनकी ओपीडी थी, जिनकी सर्जरी थी, जिनके और इश्यूज थे, डॉक्टर को दिखाना था, सिर्फ इमरजेंसी को छोड़ के वो कहीं नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की अपील है कि आप इस मामले को विड्रॉल कर लीजिए, स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर लीजिए, उसके बाद जो आपकी मांगे हैं उस पर कमेटी को फॉर्म कर दिया 3 महीने में। तो एक जेन्युइन सवाल है डॉक्टर साहब, इस पर आप लोग का क्या स्टैंड है? आश्वासन एक चीज़ है, रिटर्न में होना एक चीज़ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आप काम पे जाते हैं, आपको पता है कि आपके साथ काम पे कुछ गलत होगा तो कोई स्टेप उठाया जाएगा। हमको इतना ही चाहिए कि हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है, देखिए मरीज़ हमारे पास जब आता है बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में होता है। अगर उनका मरीज़ ठीक हो गया तो सब खुश हैं, अगर उनका मरीज़ ठीक नहीं हुआ किसी वजह से तो सामने वाला भगवान तो है नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे से भी ऊपर है, भगवान के हाथों में है। उस टाइम पे जो उनका रिएक्शन रहता है उससे भी हमको, हमारे लिए भी थोड़ा प्रोटेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी काम करता है, एक बेसिक से रिक्वायरमेंट होती है कि हम काम करने जाएं तो हमारे मानसिक रूप से हम लोग जब तक हम सेफ नहीं महसूस करेंगे, हम स्टेबल नहीं महसूस करेंगे, हम ना काम कैसे कर पाएंगे सर। बस इतनी सी मांग है हमारी। मुकुल, कुल मिला के अगर कहा जाए तो जो इनकी मांग है उसमें जो इनके सवाल हैं वो कहीं ना कहीं जेन्युइन सवाल है कि इनको सेफ्टी एक माहौल मिले और सेफ्टी माहौल में काम कर सकें। और इनकी मांग को लेकर मंत्रालय भी गंभीर है, क्योंकि मंत्रालय ने सेफ्टी जो माहौल की बात की है, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें या स्वास्थ्य सचिव की बात करें और खासकर अगर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब की बात करें तो उन्होंने भी इस मामले में आगे आके, क्योंकि मामला संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी डेथ, एक ऐसी विभत्स डेथ होती है, एक डॉक्टर की रेप के साथ हत्या होती, तो स्वास्थ्य मंत्रालय और खासकर स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात को समझ रहे हैं और उन्होंने बाकायदा एड्रेस किया है। और इनके प्रतिनिधि मंडल से 2 जो राउंड की बातचीत हुई, मुकुल अगर आपको याद करिए, जो पहले दिन निर्माण भवन में प्रोटेस्ट हुआ था, जो उसमें दूसरे राउंड की बात थी, वो 2.5 घंटे तक बातचीत हुई और एक यही मुद्दा जो इनका सीपीए को लेके जो ऑर्डिनेंस की बात थी, क्योंकि कानूनी कई पहलू होते हैं, जांच की जाती है और कमेटी बनाने के लिए, कमेटी बनाकर उसकी रिपोर्ट जो है जनता के बीच में जाती है, जनता के से उस पर व्यू लिया जाता है और बाद में पार्लियामेंट में जाता है। तो यही एक जो मुद्दा है वो डॉक्टरों को वो चाहते हैं कि इसमें हमें गवर्नमेंट रिटेन में एश्योर करे। हो सकता है मंत्रालय ने इनकी बातों को सुना है और कुछ ना कुछ बेहद ही, चूंकि संवेदनशील मामला है तो कुछ ना कुछ फैसला निकालेंगे, लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट के जरिए ये न्याय की मांग कर रहे हैं। और साथ में आज जो इनका प्रोटेस्ट का तरीका है वो थोड़ा बदला है, क्योंकि आज बिल्कुल कल भी हमने देखा था, कल भी हमने देखा था एक अलग तरीका था मानव श्रृंखला बनाकर, लेकिन जिस जन भागीदारी की बात लगातार डॉक्टर्स कर रहे हैं और वही जन भागीदारी जो है मरीज़ के तहत भी होती है। जो मरीज़, जैसा आप बता रहे थे कि डॉक्टर्स जो हैं इस बात को मान रहे हैं कि ओपीडी में ना जाने की वजह से जो मरीज़ हैं ज़ाहिर तौर पर उनको परेशानी है, लेकिन जहाँ तक जन भागीदारी की बात की जाए, क्या यहाँ पे जहाँ फ़िलहाल अभी आप मौजूद हैं, जो मरीज़ हैं, जैसा इन्होंने डॉक्टर्स ने कहा था, वो यहाँ कुछ पहुँचे हैं या जो आम जनता है, जन भागीदारी जो है, क्या वो यहाँ नज़र आ रही है फ़िलहाल इस सांकेतिक प्रदर्शन में? देखिए, यहाँ की तस्वीरों को मैं दिखाऊं तो इस समय डॉक्टर्स हैं और 11 बजे का टाइम था, तो अलग अलग जो 8 इनके आरडीएस हैं, देखिए 8 आरडीएस से यहाँ पे डॉक्टर हैं, चाहे वो एम्स हो, मौलाना आज़ाद हो, लेडी हार्डिंग हो, सफदरजंग हो, आरएमएल हो, उनके आरडीएस के डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं और लगातार आ रहे हैं। और चूंकि इनकी ये मांग थी कि ये मरीज को भी यहाँ पे इन्होंने बोला है मरीजों को यहाँ पे आने के लिए, तो मरीजों को भी इन्होंने यहाँ पे बुलाया हुआ है और कुछ मरीजों की संख्या आ रही है जो देखेगी मैं। और इसके अलावा जो कुछ आम पब्लिक है, चूंकि आम पब्लिक को एक बैरिकेटिंग, अगर निर्माण भवन की बात करें तो निर्माण भवन का जो रोड है उसको बीच में बैरिकेटिंग कर दी है, यानी कि एक रास्ता जो बिल्कुल भवन के गेट के सामने से निकलता है उसको ओपन रखा है मतलब गाड़ियों के लिए, आम पब्लिक के लिए, और दूसरे साइड का जो रास्ता है उसमें डॉक्टर्स और मरीज के लिए रिजर्व कर दिया है पुलिस ने। और तो यहाँ पे अब ये वेट कर रहे हैं कि इनके जो पेशेंट हैं वो आएंगे और इनको ये देखेंगे, क्योंकि इनकी अपील है कि हम जो है हर तरह से साथ हैं, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जब मांगे अगर सरकार मांग लेगी तो हम हॉस्पिटल में करेंगे। लेकिन अभी हम चूंकि इस तरह से 8वां दिन है और कहीं ना कहीं संवेदनाओं का मामला है और पेशेंट जो है परेशान हो रहे हैं, उनके मरीज के जो रिश्तेदार वो परेशान हो रहे हैं, तो उनको भी इन्होंने ओपीडी के माध्यम से। जी मुकुल।
बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि अगर कोई और डॉक्टर्स आपके साथ बातचीत ये कर पाए कि जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जो बाकी लोग हैं उनको भी हम यहाँ जागरूक कर रहे हैं, इस प्रदर्शन के ज़रिए उनको जागरूक करने की कोशिश है, लेकिन क्या ये जागरूकता जो है अस्पताल में रहते हुए नहीं हो सकती? क्या इस तरह का कोई एक बीच का रास्ता है जिसमें जो डॉक्टर्स हैं अगर कोई अपना संदेश देना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं तो वहाँ पर वो कर सकें? बिल्कुल मुकुल, बहुत गंभीर सवाल है। आपने बहुत सही बात कही कि जागरूकता तो सड़कों के अलावा हॉस्पिटल्स में भी हो सकती है और वहाँ पर भी ये मरीज को देखकर अपना उनके साथ संवाद करके इलाज भी कर सकते हैं और सांकेतिक तौर पर जो इनकी हड़ताल है वो भी चल सकती है। इस तरह का सवाल हमने कई बार इन डॉक्टरों से पूछा, लेकिन डॉक्टरों का सिर्फ एक ही बात पर जो कहना है कि हमें रिटेन में एश्योरेंस मिल जाए, उसके बाद हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। हम डॉक्टर से बात करते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए डॉक्टर साहब कि जिस तरह का आप मैसेज देना चाहते हैं मास लेवल पे कि जनता आपके साथ जुड़े और दूसरा आप इलाज के लिए भी तैयार हैं, तो ये क्या हॉस्पिटल्स में रह के, चूंकि ओपीडीज बंद है, सर्जरी बंद है, सभी सुविधाएं बंद है, हॉस्पिटल में रह के जैसे इमरजेंसी सर्विसेज कर रहे हैं, इस तरह की बात, इस तरह का मैसेज जा सकता था जनता के बीच में? देखिए, बात फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, जो जनता वंचित हो रही है इमरजेंसी सर्विसेज से, ऐसा नहीं है। एंड सेकंड चीज़ यही है कि हम लोग का जो मांग है सिक्योरिटी का, ये कहीं ना कहीं हर साल पेपर्स के नीचे दबी हुई रहती है। नो वन इज़ टेकिंग दैट सीरियसली। आप खुद ही बताइए, एक डॉक्टर जब एक पेशेंट को डील करते हैं, नॉलेज के अलावा और बहुत कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही होती है डिसीजन टेकिंग में, तो एक थ्रेटेंड माहौल में बैठ के, जहाँ पे आपको हर वक्त यही डर रहेगा कि आपके कहीं अटैक ना हो जाए, आपके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो डिसीजन लेना इन अ वे पेशेंट के लिए भी इनजस्टिस है कि आप डरे हुए कंडीशन में काम कर रहे हो। तो हमारी बस एक ही मांग है कि हम लेकिन डॉक्टर साहब, क्या जिस तरह से आपने सेफ्टी की बात की, तो सेफ्टी के मुद्दे पे तो गवर्नमेंट आपको एड्रेस ही कर रही है, सब तरह की सुविधा देने को तैयार है। अभी तक प्रॉपर ठोस कोई ऑर्डिनेंस जब तक नहीं आती इस चीज़ में, ये चीज़ हर साल की तरह क्या गारंटी है कि ये चीज़ लॉ बन के आ जाएगी आगे चल के? हमारी बस एक ही मांग है, एक प्रॉपर कमेटी बन के एक ऑर्डिनेंस आ जाए, उसके बाद हमारी सेफ्टी इंश्योर्ड हो जाए। सेफ्टी को लेके तो गवर्नमेंट ने कई निर्देश दिए हैं, जिसमें किसी तरह की घटना पे 6 घंटे में एफआईआर की बात है। आपको जो भी सुविधाएं चाहिए गवर्नमेंट ने कही है कि आप उसको करिए और हम आपको वो सारे फंड भी देंगे। तो सेफ्टी की बात तो नहीं है, लेकिन ऑर्डिनेंस वाला जो सीपीए को लेके ऑर्डिनेंस है, वो उस पर आपका कहना है कि आपको रिटर्न एश्योरेंस ऑर्डिनेंस फॉर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की अभी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, कोई भी जो पार्ट ऑफ द प्रोफेशंस वल्नरेबल लोगों से डील करते, चाहे पुलिस हो, चाहे हाई जजेस हो, सबका एक सिक्योरिटी के लिए बंदोबस्त की जाती है, एक्सेप्ट फॉर द मेडिकल प्रोफेशन। तो जब तक एक प्रॉपर ऑर्डिनेंस सीपीए के फॉर्म में नहीं आ जाती, तब तक हमारी मांग यही रहेगी। तो कुल मिला के कहें तो जिस तरह से मुकुल इनकी जो मांग है, और देखिए अभी डॉक्टरों ने अपना विरोध स्टार्ट कर दिया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे। देखिए, इस समय इन्होंने प्रोटेस्ट के माध्यम से अपनी मांगे प्रारंभ कर दी और इनका कहना है वी वांट जस्टिस, और आप आवाज़ों के माध्यम से भी सुन पाएंगे जिस तरह के इनके नारे और वो आवाज़ है कि हमें इस मामले में न्याय चाहिए और रिटेन में एश्योरेंस चाहिए। तो कुल मिला के जो महिला डॉक्टर है उसको लेके तो बिल्कुल आमरीन, लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है और फिलहाल हम देख भी पा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। जी, काफ़ी संख्या में मुकुल इस समय डॉक्टर्स आ चुके हैं और डॉक्टरों से जब मेरी बात हो रही तो मरीजों के लिए इन्होंने जिस तरह के निर्देश दिए हैं, तो मरीज भी यहाँ पे आएंगे तो ये ओपन एक ओपीडी के तौर पे यहाँ पे ये लोग मरीजों को देख के, ये सिर्फ एक सांकेतिक कहें कि इसको मैसेज देने का प्रयास है सरकार को कि भाई हमारी मांगे जो हैं उसको स्वीकार कर लीजिए। और जो सीपीए को लेके जो मेन जो बात है वो सीपीए को लेके इनको रिटर्न एश्योरेंस चाहिए। बाकी सारी मांगों पे ये डॉक्टर्स तैयार हैं और जो इनके जो आरडीएस के प्रतिनिधि हैं, चाहे आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो, चाहे डीएमए हो, चाहे फोडा हो या कोई और एजेंसीज हो, उन सबसे जो बात हो रही है उसमें यही है कि वो सभी मुद्दों पर तैयार है, लेकिन सीपीए को लेके जब तक इनको एश्योरेंस नहीं किया जाएगा तब तक ये जो है काम पे पूरी तरह से वापस नहीं जाएंगे, पूरी संख्या में वापस नहीं जाएंगे। तो एक ही बड़ा सवाल इसलिए है खड़ा कि आखिर कब तक इनका ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, और डॉक्टर्स के पास यही जवाब है कि हमें लिखित में एश्योरेंस चाहिए। तो कुल मिला के सवाल गहरा है, लेकिन मरीजों को भी खासी दिक्कत हो रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय इन चीज़ों को समझ भी रहा है और उसको लेके आज स्वास्थ्य मंत्रालय कोई बड़ा निर्देश भी जारी कर सकता है। मुकुल जी बिल्कुल आमरीन, फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं
निर्माण भवन के बाहर से, जहां पे सीधे तौर पर लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो यहां प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और ख़ास तौर से ना सिर्फ सीपीए को लेकर जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक लिखित तौर पर उनको नहीं मिल जाता, जब तक उनका जो प्रदर्शन है, जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएँ हैं वो लगातार जारी हैं, लेकिन ओपीडी सेवाओं की अगर बात की जाए तो ओपीडी सेवाएं हड़ताल के चलते बाधित हो रही हैं। हालांकि यहाँ जो डॉक्टर्स पहुँचे हैं उनका कहना था कि जो मरीज़ हैं वो यहाँ भी आ सकते हैं, यानी निर्माण भवन भी पहुँच सकते हैं, जहाँ पे वो सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जांच वो कर सकते हैं। लेकिन कई सवाल कोलकाता मामले के बाद से अब सामने खड़े होने लगे हैं, और लगातार डॉक्टर्स का मानना यही है कि जब तक उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक उनकी जो हड़ताल है, जो जिस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है वो जारी रहेगा। फिलहाल हमारे संवाददाता अमरिंदर हमारे साथ जुड़े थे, और उनसे दोबारा आगे भी हम अपडेट्स लेंगे, बताएंगे कि क्या ताज़ा स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये जो प्रदर्शन है, देखिए, ना सिर्फ कोलकाता या दिल्ली यहीं तक सीमित नहीं है, देश भर में हो रहा है। कोलकाता की घटना पर देश भर में जब प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इसे लेकर आज मुंबई के आज़ाद मैदान में भी डॉक्टर्स ने मौन रूप से प्रदर्शन किया। देश भर में डॉक्टर्स का ये प्रदर्शन आज 8वें दिन भी जारी है, और अलग अलग रूप से, देखिए, सांकेतिक रूप से जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई के आज़ाद मैदान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने मौन प्रदर्शन किया, एकत्रित होकर मौन रूप से, आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ बाजू पे काली पट्टी बांधकर अपना जो प्रदर्शन है वो उन्होंने यहाँ किया। लगातार सुरक्षा की मांग को लेकर जो डॉक्टर्स हैं उनका प्रदर्शन चल रहा है देश भर में। खासतौर से कोलकाता की अगर बात की जाए, वहाँ भी हमने देखा किस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है, और उसके बाद ये प्रदर्शन जो है देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रक्षाबंधन पर राजभवन में महिला नेता और डॉक्टर्स से मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा का संकल्प लेना होगा। राज्यपाल बोस ने कहा कि हम अपनी बहनों के प्रति अपने मिशन में विफल रहे हैं। Calcutta High Court is reported to have said about absolute breakdown in the state machinery. If this is the case, corrective measures have to be there. You know, the Constitution of India has inner strength and resilience to take care of any situation. In Bengal, democracy is degenerating into mobocracy. This cannot go on. Today we have to take a pledge that we will commit ourselves to protect our daughters, our mothers, our sisters. That is the minimum which a civilized society should do. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। बंगाल ने अपनी महिलाओं को नाकाम कर दिया है। समाज नहीं बल्कि मौजूदा सरकार ने अपनी महिलाओं को नाकाम किया है। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. तो बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, भय का माहौल है, ये कहना राज्यपाल का। और वहीं इस दौरान उन्होंने रक्षाबंधन की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में राज्य की मशीनरी पूरी तरह विफल रही है, और राज्यपाल के तौर पर वे अपने कर्तव्य का पूरी तरीके से निर्वहन करेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. Where women are honored, there the gods rejoice. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured that women have no protection. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RG-Kar. That should not be repeated again. Sir. Regarding RG-Kar, whatever steps are to be taken will be taken. We have the observation of the High Court about absolute failure of the state machinery, which is a very, very serious observation. I am apprised of that. As governor,
I will do my duty and fulfill my promise to the people of Bengal. तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को आप सुन रहे थे, उनका कहना यही कि जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मैं उसका पूरी तरीके से निर्वहन करूंगा, लेकिन जो स्टेट मशीनरी है, जो राज्य सरकार का तंत्र है एक तरीके का, वो पूरी तरीके से विफल रहा है इस पूरे मामले में। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत फोनलाइन पर फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल का सीधे तौर पर यही कहना कि अब बंगाल जो है ये महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, और कहीं ना कहीं जो अब स्थिति उत्पन्न हो गई है ये काफ़ी हद तक राज्य सरकार की वजह से है, ममता बनर्जी की सरकार की वजह से है। देखिए मुकुल, मैं तो बातें बताऊं हमारे दर्शकों को जो आज सुबह की घटना है जी। एक है कि बांकुड़ा में तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है अरूप चक्रवर्ती, खुलेआम एक सभा से उन्होंने डॉक्टर को माने पूरे डॉक्टर समाज को, पूरे बंगाल की ये धमकियां दिए हैं कि अगर किसी दिन किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या किसी गांव के अस्पताल में आपकी किसी काम के कारण गांव वालों ने गुस्से होकर आपके ऊपर आक्रमण करते हैं तो हम आपको बचाने के लिए नहीं जाएंगे। तो ये एक तरह की गांव वालों को भड़काने की काम है और डॉक्टर को डराने की काम है। जो महामहिम ने कह रहे हैं ये तो महिलाओं के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसी स्थिति बन गया है तृणमूल कांग्रेस की इस तरह की नेताओं के कारण कि उन्होंने खुले आम मंच से इस तरह से धमकियां देने लगे हैं कल से और आज सुबह से। मेरा मतलब है कि ये तृणमूल कांग्रेस का एक स्टैंड पॉइंट बने हैं पिछले 10 दिनों का आक्रोश देखने के बाद। शायद इन लोगों ने एक गुंडागर्दी की हथकंडा अपनाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा स्थिति बन गया है कि अपने ही जो सांसद है राज्यसभा की सुखेंदु शेखर रॉय, उनको लाल बाजार मतलब कोलकाता पुलिस की हेडक्वार्टर में बुलाया गया है क्योंकि उन्होंने इंसाफ मांगे थे। अब वो इतना डर गए हैं तृणमूल कांग्रेस की सांसद होते हुए भी कि उन्होंने अदालत की दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बताया कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, अदालत मामला करने की अनुमति दी है और कल इसका सुनवाई है। तो ये दो चीजें मैं बताने की कोशिश किया महामहिम की इस बयान की परिप्रेक्ष्य में कि ये सिर्फ महिला नहीं पूरे समाज यहाँ पे असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो तृणमूल के बाहर हो तब चाहे वो तृणमूल के अंदर हो। जी प्रसेनजीत, ना सिर्फ जो समाज है वो अपने आप को असुरक्षित मान रहा है, लेकिन जिस तरीके से इससे पहले भी देखा गया है कि जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है और अब तो अपनी ही पार्टी के जो नेता हैं, फिर चाहे वो सांसद हों या पार्षद हों, हर स्तर के हों, उन पर भी एक तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश है और कोशिश यही कि सच बाहर ना आए। हाँ देखिए बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता है कि माने तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए जितना इंसान है सब लोग इस तरह की गुंडागर्दी कर सकते हैं या गुंडागर्दी जैसा सोच रख सकता है। ये कुछ लोग, कुछ नहीं, काफी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के अंदर लोग हैं जिनका अपने बेटी है, जिनका एक संवेदनशील मनस्तत्व है। ये सारे लोग अब चुप हो गए हैं क्योंकि जो गुंडागर्दी का पूरी तरह से माने एक तरह से मैं कहूंगी पैट्रोनाइजेशन चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद कर रही है पिछले कई दिनों से, इससे तृणमूल कांग्रेस के लोग भी अचंभित है, कुछ लोग छोड़ के। तो ऐसी स्थिति में आज जैसे मान लीजिए कि 3 बड़े बड़े डॉक्टर, एक डॉक्टर राजाधर, एक डॉक्टर कुणाल सरकार, एक डॉक्टर बनिक गोस्वामी, सुवर्ण गोस्वामी, इन तीनों को लाल बाजार में बुलाया गया है। इन तीनों जाएंगे और सारे रेसिडेंट डॉक्टर, सारे सीनियर डॉक्टर कूच करते हुए लाल बाजार तक जाएंगे। तो मतलब ये हैवानियत ऐसा इतना दूर तक सरकार की पहुंच गई है कि इस तरह की सीनियर डॉक्टर्स को जो राजाधर को दिखाने के लिए 6-6 महीना का टाइम लगता है, कुणाल सरकार से ऑपरेशन कराने के लिए 6-6 महीना टाइम लगता है, डॉक्टर गोस्वामी को दिखाने के लिए पैसे। तो इस तरह की माने हुए, जाने हुए और अच्छे डॉक्टर जो सिर्फ इंसाफ मांगे थे सोशल मीडिया पर, इसके कारण ये पुलिस की तरफ से जो पुलिस 14 तारीख रात को जो गोवा पे वैंडलिज्म हुआ उस वैंडलिज्म को रोक नहीं पाया, उन्होंने इस तरह की डॉक्टर को समन करके लाल बाजार बुला रहा है। तो स्थिति आप समझ ही सकते हैं मुकुल। जी बिल्कुल, और उसी वजह से शायद जो वहाँ के आम नागरिक हैं उनका भरोसा पुलिस पर नहीं है। लेकिन बात अगर सीबीआई टीम की जाए, आज भी इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, क्या कुछ ताज़ा जानकारी उसको लेकर प्रसेनजीत?
देखिए मुकुल, सीबीआई ने जो पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर घोष, इस डॉक्टर घोष को ही एक ऐसे जगह पे रखे हैं कि उनके इर्द गिर्द सारे की सारे जो तहकीकात है वो घूम रहे हैं। आज चौथा दिन के लिए फिर से सुबह उनको कल 16 घंटे के आसपास उनके साथ पूछताछ किया गया। इसके बाद पिछले 3 दिन में ऐसा ही किया गया। तो सीबीआई को लगने लगा है कि डॉक्टर संदीप घोष, इनको सब कुछ जानकारी है और जिस तरह से इसको सुसाइड कहने की कोशिश किया गया था, इस पूरे कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप घोष का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन साथ में कौन कौन है, उस रात को पूरे अस्पताल में क्या मूवमेंट हुआ था, कौन कौन नर्सिंग स्टाफ थे, कौन कौन पैरामेडिकल स्टाफ थे, कौन कौन बाकी हेल्थ स्टाफ थे, सबको बुलाकर अभी तक करीब 20 लोगों की बयान रिकॉर्ड किया गया है जी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जल्दी सीबीआई किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे। चलिए, बिल्कुल यही उम्मीद कि सीबीआई जल्द ही किसी नतीजे तक पहुंचे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बता रहे थे किस तरीके से लगातार सीबीआई की जांच जो है वो की जा रही है और उसमें शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रक्षाबंधन के पर्व की। भाई बहनों के बीच विशेष प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनकी समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाई भी बहनों को उपहार प्रदान करते हुए उनकी रक्षा और हर स्थिति में साथ देने का वचन देते हैं। तो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया जा रहा है। बाज़ारों में काफ़ी रौनक इस दौरान देखी गई और आज का जो दिन वो बेहद खास भाई बहन के रिश्ते को लेकर, और इसी दिन की अगर बात की जाए यानी रक्षाबंधन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज स्कूली बच्चों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। रक्षाबंधन के पर्व पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने स्कूली बच्चों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई और इस तरह की तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिलती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उन्हें मौका मिलता है स्कूली बच्चों के साथ संवाद करने की बात हो या आज के दिन को और ख़ास बनाने की बात हो, किस तरीके से जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको यहाँ मनाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ जो स्कूली बच्चियाँ यहाँ रहीं उनसे संवाद करते भी नज़र आए और जो बच्चियाँ यहाँ पहुँची थीं हमने देखा कि वो भी किस तरीके से संवाद कर रही थी। और ये एक राखी आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पे नज़र आ रही थी। एक पेड़ माँ के नाम का जो उसमें नारा था वो नज़र आया। यानी इस पर्व पर भी कैसे आम लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं इसकी बानगी यहाँ नज़र आई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ आज ये रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया। ये तस्वीरें फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं और हमारे संवाददाता सुधाकर फिलहाल हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधाकर, जानना चाहेंगे आपसे, हम फिलहाल देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में भी प्रधानमंत्री रक्षाबंधन के इस पर्व को मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कूली बच्ची जो हैं वो यहाँ शामिल हैं और प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांध रही हैं। देखिए, हम जानते हैं पीएम मोदी अपना त्यौहार जो है देश के नागरिकों के साथ ही मनाते हैं। हमने देखा चाहे दिवाली हो या रक्षाबंधन जैसे त्यौहार, और हर साल की तरह इस साल भी स्कूल की बच्चों ने, स्कूल के छात्राओं ने प्रधानमंत्री निवास पर पहुंचकर पीएम मोदी को राखी बांधी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी बच्चियों के साथ इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, तो वो भी बच्चों के साथ बच्चों सरीखे ही बन जाते हैं। वो उनका भी हालचाल ले रहे हैं और बच्चियों ने एक तरह से पीएम मोदी के पूरी कलाई को राखियों से भर दिया है। पीएम मोदी ने सवेरे ही शुभकामनाएं दी थी देशवासियों को रक्षाबंधन के त्योहार की, कि रिश्ते और मजबूत हो, सुख समृद्धि की कामना की थी। और आज इन बच्चियों के साथ, स्कूल के बच्चियों के साथ उन्होंने ये पूरा त्योहार मनाया है। एक तरह से
जो एक खुशी दिख रही है इन बच्चों के चेहरे पर, देश की बेटियों के चेहरे पर भी इसी तरह की खुशी दिखे। और हम जानते हैं खासतौर से जब बेटियों की बात होती है तो चाहे 15 अगस्त जैसे मंच हो या फिर सरकार की नीतियां हो, पीएम मोदी ने हमेशा बेटियों के लिए आगे बढ़कर एक तरह से सरकार की नीतियों में सबसे केंद्रीय स्तर पर उनको लेकर पीएम मोदी आए हैं। तो निश्चित तौर पर एक अहम त्योहार, खासतौर से इन बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन, जिनको सीधे पीएम मोदी को रक्षा सूत्र बांधने का, उनको एक तरह से भाई बनाने का मौका मिला है। जी बिल्कुल सुधाकर, और अपनी व्यस्तम दिनचर्या के बीच प्रधानमंत्री का जो संवाद है जाहिर तौर पर काफ़ी अनोखा भी, और खासतौर से जैसा आपने कहा कि जो छात्राएं यहाँ पहुँची थीं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, और उनके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन तस्वीरों में काफ़ी प्रसन्नचित मुद्रा में नज़र हमें आ रहे हैं। लेकिन सुधाकर, किस तरह के जो संदेश की हम बात करते हैं, क्योंकि हर बार हमने देखा है सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री लगातार बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, कन्याओं को लेकर किस तरह की उनकी धारणा रही है, और आज भी ये एक संदेश कि जो बेटियां हैं उनको सुरक्षित हमें रखना होगा, और ये पहल ज़रूरी बतौर प्रधानमंत्री, अगर वो अपने स्कूली बच्चे हैं उनसे राखी भी बंधवा रहे हैं, तो एक संदेश वही है रक्षा सूत्र को लेकर। बिल्कुल, देखिए हालांकि रक्षा सूत्र बहनें अपने भाइयों को बांधती है, लेकिन पीएम मोदी, अगर बहनों की रक्षा की बात आती है तो पीएम मोदी सबसे आगे होते हैं। कई संदेश हैं। सबसे पहला संदेश तो यही, पीएम मोदी कोई भी त्योहार हो वो देश के नागरिकों के साथ, देश के सैनिकों के साथ, आपने देखा कि हर साल कैसे, चाहे वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी और आज भी, कैसे वो हर दिवाली देश के सैनिकों के साथ, सुरक्षा कर्मियों के साथ मनाते हैं। राखी जैसे त्योहार, तो हमने देखा कि खासतौर से बेटियों की बात की जाए तो चाहे उनका लिंगानुपात किस तरह से कई राज्यों में बहुत खतरे में आ गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के जरिए किस तरह से उसको आगे बढ़ाया गया। आज जो लड़कियां जो हैं, चाहे एजुकेशन की बात हो, हायर एजुकेशन की बात हो, उसमें किस तरह से आगे आ रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में बेटियों के लिए अलग से आरक्षण के प्रावधान की उनकी पहल हो, और या हर फील्ड में एक तरह से बेटियों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। बिल्कुल, हर एक क्षेत्र में सुधाकर प्राथमिकता जो है वो नजर आती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री देते हैं बेटियों को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार एक संदेश, और आज भी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक संदेश हमने यहाँ देखा। जो स्कूल की छोटी छात्राएं थी, छोटी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पे राखी बांधती हुई नजर आईं, और यही वजह है जो कि उनको पूरे दुनिया भर के जो तमाम नेता हैं उसमें अनोखा बना देती है। वहीं रक्षाबंधन के पर्व को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी। एक्स में उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। भाई बहन के बीच प्रेम और आपसी विश्वास की भावना पर आधारित ये त्यौहार सभी बहन बेटियों के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना का संचार करता है। मैं चाहूँगी कि इस पर्व के दिन सभी देशवासी हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने का संकल्प लें। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को राखी बांधी। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अपने निवास पर रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री माणिक साहा को राखी बांधी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समीक्षा बैठक कर रही हैं। बैठक में पिछले एक साल में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ साइबर सुरक्षा और बैंक के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में वित्त मंत्री के अलावा वित्त मंत्रालय के अधिकारी और सरकारी बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट के बाद ये पहली समीक्षा बैठक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर नौकरशाही में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिस पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं।
सोशल मीडिया पोस्ट में अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लेटरल एंट्री की अवधारणा दी थी। उन्होंने कहा कि 2005 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसे विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी जिनके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है। अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार ने पिछली सरकार की सिफारिश को लागू करने के लिए पारदर्शी तरीका अपनाया है और यूपीएससी के जरिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती की जाएगी। उन्होंने इस बात पर यह भी कहा कि इससे प्रशासन में सुधार होगा। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि इस कदम से देश में आरक्षण नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में लेटरल एंट्री के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 45 पदों पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिव की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी कांग्रेस के कार्यकाल की देन कहकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस, सपा समेत तमाम दल इसे ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को खत्म करने की साजिश कहकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लेटरल एंट्री है क्या, जिसको लेकर सियासत गर्म है। आपको बता दें, साल 2005 में प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी को भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने लेटरल एंट्री को लागू करने के पक्ष में कुछ तर्क दिए। हालांकि इससे पहले भी प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। हालांकि बाद में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाने लगा, जिसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गईं और इसी तर्ज पर कई अन्य विशेषज्ञों को सरकार के सचिव के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार योग्यता 45 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हो। तो लगातार लेटरल एंट्री के जरिए कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उसमें सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो अभी तक यही धारणा निकलकर सामने आई कि अगर देखा जाए कांग्रेस के कार्यकाल में ये लगातार जो बातें हैं वो चली आई हैं। और ख़ासतौर से लेटरल एंट्री के अर्थ की अगर बात की जाए तो निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की जो सचिव हैं वो इसके जरिए आते हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिव के पदों पर भर्ती की जाती है। वैश्वीकरण से शासन की प्रक्रिया जटिल होने से कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता और कौशल की मांग बढ़ी है। अर्थव्यवस्था और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में थिंक टैंक की आवश्यकता महसूस हुई और इसी वजह से कई विभागों में विशिष्ट प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता महसूस की गई। और लेटरल एंट्री जो है इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान इसकी अवधारणा की गई थी। ब्यूरोक्रेसी को गति देने के लिए निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों की तलाश करना जरूरी है और पारंपरिक सिविल सेवाओं के भीतर कुछ सरकारी भूमिकाओं के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। लेटरल एंट्री से विशेषज्ञों का एक पूल तैयार होगा, जिसके जरिए जाहिर तौर पर फिर चाहे अर्थशास्त्र की बात करें, वित्त, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में मदद मिल सकेगी। सिविल सेवा की अखंडता को और लोकचार को बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने 1986 में पहले सुधार आयोग गठित किया गया था। 1970 में पेश की गई अंतिम रिपोर्ट में भी इस बात की जो बानगी है वो नज़र आती है और मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका आधार तैयार किया था। आयोग ने लेटरल एंट्री की जो अवधारणा थी उसमें रखी गई थी और ख़ासतौर से जिसके तहत मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगर बात की जाए तो उसकी जो योग्यताएं हैं उसमें अलग अलग बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के जहाज के बीच टक्कर हुई। चीन ने फिलीपींस पर आरोप लगाते हुए कहा कि फिलीपींस ने जानबूझकर दक्षिण चीन सागर में एक चीनी जहाज को टक्कर मारी है। चीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि फिलीपींस बार बार उसकी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर रहा है। दोनों देशों के जहाज़ों में ये टक्कर आज तड़के 3:24 पर हुई। इस घटना पर फिलीपींस की सुरक्षा परिषद ने प्रवक्ता जोनाथन मलायान ने बयान जारी कर
कहा है कि दक्षिण चीन सागर में अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए फिलीपींस की कार्रवाई उकसावे वाली नहीं है। भारत में आज साल का पहला ब्लू सुपरमून दिखेगा। ये वर्ष 2024 का पहला सुपरमून होगा। भारत में यह आज की रात से लेकर कल सुबह तक दिखेगा। सामान्य चंद्रमा की तुलना में सुपरमून लगभग 30% से अधिक चमकीला होता है और 14% बड़ा दिखाई देता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।